नमस्कार साथियों, आपका मंथली करंट अफेयर्स के इन 200 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मंथली करंट अफेयर्स में 2 वीडियोज़ लाते हैं। एक आएगा 1 मई से लेकर 15 मई तक और दूसरा आएगा 15 मई से लेकर 30 मई तक। तो आज हम शुरुआत करते हैं मई के पहले 15 दिनों के करंट अफेयर्स की। याद रखिएगा 200 बेस्ट क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है। उन क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम दिनांक से संबंधित करंट अफेयर्स। 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे श्रमिक दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सन 1891 में पहली बार इसे मनाया गया था और भारत देश में पहली बार ये 1923 में मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए 2 मई। 2 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना फिश डे, है ना। यह मछली से संबंधित है, बहुत बड़ी मात्रा में खाई जाती है यह मछली विश्व के बहुत सारे देशों में। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मई। 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये वाइल्ड लाइफ से संबंधित। इसके अलावा हम 3 मई को ही मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यह क्या है भाई? यह है इस साल की इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर। याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में इंडेक्स जारी की गई थी, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जिसमें भारत 142वें स्थान पर था। और यह रिपोर्ट जारी की जाती है राइटर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, यह रैंक भी पूछी जाती है, यह भी पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। और टॉप में जो देश था वो था नॉर्वे, यह भी पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मई। 5 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। मिडवाइफ का मतलब दासी होता है ना। इसकी इस साल की थीम थी सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। यह इसकी थीम थी। आपको याद होगा कि WHO के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 2020 को पहले ही ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ घोषित किया जा चुका है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना की बीमारी में यह नर्सेस और मिडवाइफ बिल्कुल क्या है, कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 5 मई को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। मेरे हिसाब से यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि इतना ज़्यादा हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट पहले देखने को नहीं मिला था जितना कोरोना की वजह से हाथ धोने को क्या किया जा रहा है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये करना वो करना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप इसकी थीम में भी ध्यान दीजिए, यह है सेव लाइफ्स, क्लीन योर हैंड्स। तो ये था 5 मई को। 5 मई को हम एक और दिवस मनाते हैं, वो है वर्ल्ड अस्थमा डे। इसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 7 मई। ये मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। याद रखिएगा यह जो डेट है वो हर साल बदलती रहती है और ये मनाया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना सन 1912 में की गई थी। मोनाको में इसका मुख्यालय है और सेबेस्टियल कोए इसके प्रमुख हैं। 7 मई को ही हम मनाते हैं बैसाख दिवस। बैसाख दिवस संबंधित है बुद्ध से संबंधित। बुद्ध को हिंदू परंपरा के अनुसार विष्णु का 9वां अवतार भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो वैसाख का दिन है, इसी दिन बुद्ध का जन्म, इसी दिन बुद्ध को संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन का महान परिनिर्वाण, तीनों दिन बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा में या वैसाख के दिन ही हुआ था, इसीलिए यह महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। और 7 मई को ही हम मनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। और इसी उपलक्ष्य पे इज़राइल जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम, वहीं पर एक रोड का नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, किस शहर की? तेल अवीव। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। टैगोर स्ट्रीट किस देश में? इजराइल, है ना। इजराइल में अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, फिर से 5वीं बार बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट चलिए 8 मई को। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए 8 मई को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। यह मनाते हैं हम हेनरी ड्यूरेंट की जयंती पर, जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। वर्ल्ड रेड क्रॉस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह 3 बार, है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में और जेनेवा में इसका
हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए 9 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, प्रवासी पक्षी दिवस, और इस साल की इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 9 मई को होता है हमारा महाराणा प्रताप की जयंती, क्योंकि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इन्हें याद किया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध से, और हल्दी घाटी के युद्ध की डेट भी पूछी जाती है, ईयर भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया है। यह है 18 जून 1576, 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट चलिए 10 मई संबंधित है 1857 के दिन से, जिस दिन भारत देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 11 मई सन 1998 को हमने पोखरण द्वितीय अर्थात शक्ति प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एटॉमिक टेस्ट किया गया था, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कब किया गया था? 18 मई सन 1974 को, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 12 मई है ना, 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस साल इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर क्या किया गया है? ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा डेट से संबंधित जो प्रश्न हैं हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत के प्रधानमंत्री आए थे मोदी, और उन्होंने क्या किया आपको याद होगा, भारत सरकार ने पहले ही 1,70,000 करोड़ रुपए की, बिल्कुल जब स्टार्टिंग ही हुई थी लॉकडाउन की 25 से 26 मार्च के आसपास, उसी समय पर घोषणा करी थी, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसे नाम दिया गया था, 1,70,000 करोड़ का था। इसके बाद क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा खिंच गया है, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, वो दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इसमें यह कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए हम आर्थिक पैकेज के रूप में बांटेंगे, है ना। मतलब इतना पैसा इकोनॉमी में डंप किया जाएगा। यह भारतीय जीडीपी का लगभग 10% उन्होंने ऐसा बताया है। स्थानीय उत्पादों पर जोर देने की बात कही है, और इसमें 5 स्तंभ उन्होंने बताए थे। पहला इकोनॉमी बताई, जिसे उन्होंने कहा कि क्वांटम जंप लाई जाए इकोनॉमी में। दूसरा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, बुनियादी ढांचे में काम किया जाए जो भारत देश की पहचान बन सके। उन्होंने सिस्टम को टेक्नो फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोकतंत्र को हमारी ऊर्जा का स्रोत कहा, और डिमांड बनाने की बात कही। आपको पता है जब डिमांड बनेगी तभी सप्लाई चेन सुधरेगी, और जब सप्लाई चेन सुधरेगी तभी लोग रोजगारशील होंगे और लोगों के पास पैसा होगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? सुदृढ़ हो जाएगी। तो 5 चरणों में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भारत देश के सामने आई आम जनता के साथ में। और जैसे कि बजट में हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई जाती है, वैसे ही उन्होंने एक एक पॉइंट पर, एक एक मुद्दे पर सारी की सारी चीज़ें आम जनता के सामने रखी। और इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग को क्या किया? आम जनता के सामने रखा। चलिए हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। हम शुरुआत करते हैं। देखिए मई के बिल्कुल शुरुआत में ही आ गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक कौन सा है। यह एक नया धारावाहिक बन गया है जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, रामायण, है ना। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक कौन सा है, जिसे 7.7 करोड़ लोगों ने देख लिया एक ही दिन में। एक दिन में मतलब 16 अप्रैल सन 2020 को। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये रामायण सीरियल, वही रामानंद सागर वाला। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में पता होना चाहिए। रामायण जब सबसे पहले रिलीज़ किया गया था वो 25 जनवरी सन 1987 में किया गया था। टोटल 78 एपिसोड्स हैं इसमें। रामानंद सागर के द्वारा ये बनाया गया है। मुख्यतः वाल्मीकि और तुलसीदास की जो रामायण है उस पर आधारित है। और जो रीटेलीकास्ट हुआ है इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, यह थी 28 मार्च 2020। याद रखिएगा 2003 में रामायण सीरियल पहले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पौराणिक सीरियल, ठीक है, मतलब धार्मिक सीरियल पहले ही घोषित किया जा चुका था। यह अब ओवरऑल सीरियल्स की श्रेणी में 7.7 करोड़ लोगों ने देखकर क्या कर दिया? सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलिए। देखिए भाई, कोयला मंत्रालय ने क्या किया है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, है ना, आवंटित करी है, बनाई है, आवंटित कोयले की खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाने के लिए। तो यह महत्वपूर्ण है। कोयला मंत्री हैं भारत के प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट देखिए, एक प्राइज दिया गया था, निक्केई एशिया प्राइज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निक्केई एशिया प्राइज 2020
20। यह है कई श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था साइंस एंड टेक श्रेणी का, जो दिया गया है भारतीय आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को, जिनका नाम है प्रोफेसर थालिप्पा प्रदीप, या आप सीधे सीधे याद कर लीजिए प्रोफेसर टी प्रदीप। तो याद रखिएगा भारतीय है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने एक वाटर प्यूरिफिकेशन का एक यूनिट बनाई है, एक नया काम किया है, इसीलिए इन्हें यह निक्केई एशिया प्राइज 2020 साइंस एंड टेक कैटेगरी का दिया गया है। याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री पहले ही दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब बना था? ये 2005 में, है ना। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। और इसमें महात्मा गांधी नाम कब जुड़ा था? 2 अक्टूबर 2009 को। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखिए। मार्च माह में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है वह बना है छत्तीसगढ़। देखिए लॉकडाउन के बाद भी छत्तीसगढ़ ने क्या किया? बहुत बड़ी मात्रा में मनरेगा से मजदूरों को काम दिया। लगभग 18 लाख से ज़्यादा मजदूर कार्यरत रहे। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको याद होगा कि इसमें जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए थे, 202 रुपये प्रति दिवस भारत सरकार के द्वारा किया जा चुका है गत पिछले माह में। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है भाई। और हमारे जो मंत्री हैं पंचायती राज मंत्री वो हैं नरेंद्र सिंह, मतलब कृषि मंत्री वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, है ना। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर धवाली सिंह को। ये मणिपुर में एक डॉक्टर हैं एलोपैथिक के। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मणिपुर टूरिज्म फोरम की स्थापना की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो 17वीं वर्षगांठ थी उसमें कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जापानी बहुत सारे नागरिकों को और दूतावास के अधिकारियों को इन्होंने बुलाया था। तो भारत और जापान के लोगों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड दिया गया डॉक्टर धवाली सिंह को। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस। ठीक है भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस। इनमें मानद उपाधि, है ना, मतलब मानद सदस्य, आजीवन मानद सदस्य नॉमिनेट किया गया शोभना नरसिम्हन को। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च की क्या है? ये प्रोफेसर है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये संगठन है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज। इसमें आजीवन मानद सदस्य चार्ल्स डार्विन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन से नेल्सन मंडेला थे। तो इनके साथ किसी भारतीय का चेयर साझा करना हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। नेक्स्ट देखिए भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 49 जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनमें क्या कर दी? उनके जो प्राइस में वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। 16 से लेकर 56% के बीच महत्वपूर्ण जो वृद्धि है वो की गई है। मूल्य निर्धारण ध्यान रखिएगा प्रत्येक 3-3 वर्ष में होता है और यह होता है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा, और हमारे मंत्री हैं इसमें अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने यह भी घोषणा करी थी कि बंदरगाह में अगर कोई भी कर्मचारी पीड़ित होता है कोरोना से या किसी चीज़ से, तो संक्रमित होने पर 50 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नासा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, डेमो 2 मिशन। डेमो 2 मिशन को नासा ने कहा है कि वह 27 मई 2020 को इसे लॉन्च करेगा, तो हम इसे पढ़ेंगे। और उसने मतलब नासा ने इसके किसके साथ संबद्ध किया है या समझौता किया? स्पेस एक्स के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। स्पेस एक्स आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की, है ना। तो डेमो 2 मिशन क्या है? डेमो 2 मिशन है फैल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके क्या करना? अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ तक पहुँचाना? ISS पर पहुँचाना, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुँचाना। आपको याद होगा अभी तक अमेरिका के ही कुछ उनके पास यान थे जिनका उपयोग किया जाता था, रशिया के कुछ यान थे उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उनकी डेट ओवर हो चुकी है। इसलिए अब अमेरिका यह चाह रहा है कि प्राइवेट कंपनीज के यानों का उपयोग किया जाए, खास तौर से स्पेस एक्स और बोइंग का उपयोग किया जाए, और क्या किया जाए? अमेरिकी यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और जो खाना है, खाना पीना जो बाकी का सामान है वो भी इन्हीं के द्वारा भेजा जावे। तो याद रखिएगा डेमो 2 मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फर्स्ट क्रू लॉन्च है ना। पहला जो फर्स्ट नॉन क्रू लॉन्च था उसे डेमो 1 मिशन नाम दिया गया था, और दूसरा ये मिशन है जिसमें व्यक्ति जा रहे हैं खुद, इसे डेमो 2 मिशन नाम दिया गया है।
तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह, है ना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और है भाई, यह है नासा के द्वारा, नासा ने यह कहा है कि हम जुलाई 2020 में, मतलब नासा क्या करने वाला है, मंगल पर एक रोवर भेजने वाला है और एक हेलीकॉप्टर भेजने वाला है। ठीक है भाई, एक्चुअल में वो जो हेलीकॉप्टर है वो इतना बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं जैसा आप देखते हैं, छोटा सा एक ड्रोन टाइप का ही है, लेकिन क्योंकि ये पहला पहला फ्लाइंग मिशन होगा, किसी मानव का धरती के बाहर कोई चीज़ उड़ाएंगे हम, है ना, ये पहला पहला एक ऐसा मिशन होगा, संचालित उड़ान होगी, इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है। और उस हेलीकॉप्टर का नाम एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा ने रखा है, जिसका नाम है वजीना रूपानी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा है वजीना रूपानी ने एक निबंध की प्रतियोगिता में, और यह नाम रखा है इंजीन्यूटी, INGENUITY, है ना, इंजीन्यूटी। तो हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है इंजीन्यूटी और रोवर का नाम रखा गया है परसिवरेंस। दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। हम जुलाई के करंट अफेयर्स में फिर से इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो भी पेपर कंडक्ट कराया जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि इंजीन्यूटी और परसिवरेंस दोनों से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि धरती के बाहर मानव की ये पहली पहली उड़ान होगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। आई फॉर इंडिया, है ना। देखिए, यह एक फंड रेजिंग कंसर्ट किया गया था। इसमें हुआ क्या था आप देखते हैं, बीच बीच में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस मिलते रहते हैं, बाकी चीज़ें क्या है, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अब क्योंकि कोरोना आ गया है तो सारे प्रोग्राम्स क्या बंद हैं, इसीलिए एक ऑनलाइन कंसर्ट तो वर्चुअल कंसर्ट बुलाया गया था। यह बुलाया गया था 3 मई को, फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, और इसे बुलाया गया था गिव इंडिया के द्वारा। गिव इंडिया क्या है भाई, गिव इंडिया एक NGO है जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इसके संस्थापक थे वेंकट कृष्णन और इसके CEO हैं संदीप सिब्बल। याद रखिएगा, आई फॉर इंडिया भारत देश का यह सबसे बड़ा फंड रेजर कंसर्ट था, मतलब फंड को जुटाने के लिए, और इस फंड को कहाँ दिया गया है, इंडिया कोविड रिस्पॉन्ड फंड में। तो बहुत महत्वपूर्ण है आई फॉर इंडिया। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाने की बात कही है, जिसका नाम होगा भारत मार्केट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाने की बात सामने आ रही है, जिसका नाम होगा भारत मार्केट। ठीक है भाई, किन के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए। इनका लक्ष्य है कि 2020 में 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को इससे जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा ई मार्केट प्लेस बन जाएगा। आप देखते हैं जो बाकी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो क्या है, घर में ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं ऑनलाइन। तो अगर यहाँ की भी किराना दुकानें जुड़ जाती हैं तो आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बहुत एक अच्छा क्वालिटी आपको सर्विस मिलने लगेगी। इसीलिए कोशिश है भारत मार्केट बनाने की। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर नेम, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको पता है इसके संपर्क समूह की ऑनलाइन शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं उसके सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, या तो कोरोना और या तो कोरोना से बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या तो कोरोना से संबंधित बुलाया जाएगा, या तो कोरोना से की वजह से जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है उसके लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो ये बुलाया गया था कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो नैम, ये जो प्रोग्राम बुलाया गया था इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, और इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं, अजरबैजान के पास अध्यक्षता है, इसीलिए उन्हीं के अध्यक्ष बनाए गए हैं इल्हाम अलीयेव। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू, गयाम अब्दुल नसीर और जोसेफ बरीस टीटो, आप इसे याद कर सकते हैं, नेहरू नासिर टीटो के नेतृत्व में की गई थी 1961 में। ठीक है भाई, बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। यूगोस्लोवाकिया में 120 इसके सदस्य देश हैं। विकासशील देशों का यह एक संगठन है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि UN के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। याद रखिएगा, 120 देश हैं भाई, मायने रखते हैं। सबसे ज़्यादा देश कहाँ हैं, UN के पास, और सेकंड नंबर का बड़ा हमारे पास संगठन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है भाई, इस साल की जो इसकी मीटिंग थी वो हुई थी 18वीं वाली बाकू अजरबैजान में, अक्टूबर 2019 में हुई थी, और अगली वाली 19वीं वाली मीटिंग होने वाली है 2022 में। स्थान का भी चुनाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने क्या किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ क्या है, एक समझौता किया है और एक सरस संग्रह नाम का क्या है पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सरस संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को क्या है, दैनिक उपयोगिता के उत्पादनों को बढ़ाने का और इनकी अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मार्कस वॉलेनबर्ग पुरस्कार 2020। यह दिया गया है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग को, रिचर्ड एच वार्निंग को और निकोलस सी कॉप्स को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3PG मॉडल बनाया था। अब ये 3PG का मतलब क्या है, मतलब 3P और G, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रोडिक्टिंग ग्रोथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रोडिक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, कुल मिला के आप यह समझ लीजिए कि वन क्षेत्रों को मेजरमेंट करने की एक तकनीक है। इसी नई तकनीक के लिए उन 3 लोगों को मार्कस वॉलेनबर्ग पुरस्कार दिया गया था। ठीक है भाई, अभी हाल फिलहाल में जो गणना की जाती है वृक्षों की, वो इन्हीं के तहत, इसी प्रक्रिया के तहत अधिकतर की जाती है। ठीक है, मार्कस वॉलेनबर्ग पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। 2 मिलियन क्रोनर की इसकी राशि है, पुरस्कार राशि, और स्टॉकहोम स्वीडन में यह दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम किया था NGMA के सहयोग से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, बांस कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के सानिध्य में, और मंत्री आपको याद होंगे नॉर्थ ईस्ट के, वह जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए भाई, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जो नए अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। बहुत महत्वपूर्ण है यह। ठीक है भाई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आर्मी के हमारे प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन से नंबर के हैं, 28वें नंबर के। मोटो क्या है और आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, रशिया ने द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है एक व्यक्ति को, जिनका नाम है नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन। क्यों किया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कोरियाई क्षेत्र में सोवियत के सैनिक मारे गए थे, उस जगह पर क्या स्मृतियों को बचा कर रखा गया है और उन्हें संरक्षित रखा गया है, इसीलिए यह उन्हें दिया गया है। नाजी सेना पर जीत की 75वीं साल थी और इसमें सैन्य परेड के लिए आमंत्रित किया है किसको, इन्हीं नॉर्थ कोरिया के शासक को, किम जोंग उन को, रशिया के द्वारा। तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनना चाहिए। प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। ठीक है, तो ईरान देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। उसका नाम, नई मुद्रा का नाम रखा है तोमान, और पुरानी वाली मुद्रा थी रियाल। तो एक तोमान में 10,000 रियाल के बराबर इसे इक्वलेंट रखा गया है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसे निपटने के लिए ईरान को यह सब करना पड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान है और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। नेक्स्ट देखिए भाई, एक टर्निंग पॉइंट आया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित, आप कह सकते हैं। मौसम विभाग ने क्या किया है, अब जम्मू कश्मीर की जो फॉरकास्टिंग की जाती है, उसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया है। ऐसा पहली बार किया गया है। इसका मतलब है कि अब जब भी कभी पूर्वानुमान बताया जाएगा, आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में सुनेंगे, तो मुजफ्फराबाद जो POK में है, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सब का भी बताया जाएगा। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण बनता है ये। नेक्स्ट देखिए, चाइना ने क्या किया है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। अब ये क्यों किया है, स्पेस स्टेशन में यात्रियों को पहुंचाने के लिए। आपने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि नासा कैसे SpaceX और बोइंग की मदद ले रहा है। यहाँ पर चाइना का जो खुद का स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम है तिएंगोंग। याद रखिएगा, 2 ही स्पेस स्टेशन है धरती के पास। एक है हमारे पास ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें USA, रशिया और यूरोप की कंट्रीज़ कुछ शामिल हैं, भारत देश इसमें शामिल नहीं है। और एक है चाइना का खुद का अपना स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है तिएंगोंग। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, चाइना का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि भोपाल में एक गैस त्रासदी की घटना घटी थी, वैसे ही ये घटना छोटी सी हमें देखने को मिल गई है विशाखापट्टनम में। इसे विशाखा को है ना, इसे वैजाग भी कहा जाता है, तो वैजाग गैस लीक त्रासदी भी इसे कहा जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है यह। किस कंपनी में हुई है, ये LG पॉलीमर लिमिटेड कंपनी में हुई है, विशाखापट्टनम में स्थित है। कौन सी गैस स्रावित हो गई, तो स्टीरीन गैस यहाँ से निकल गई है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टीरीन गैस निकल गई है, एक रंगहीन गैस है।
और हल्की मीठी सी भी महक इसमें आती है। याद रखिएगा ये जो एलजी पॉलीमर लिमिटेड है, इसकी जो पेरेंटल कंपनी है वो है एलजी केमिकल कंपनी। एलजी केमिकल कंपनी साउथ कोरिया की है और विश्व की 10 सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो दुनिया की सबसे भयावह घटना है गैस लीक से संबंधित, वो 2 और 3 दिसंबर सन 1984 को हुई थी। बार बार पूछी जाती है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इससे लीक हुई थी। ठीक है भाई। और वैशाख वाले में 11 के आसपास लोग मर चुके हैं और काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत सरकार के द्वारा एक नया मार्ग खोजा गया है। 80 किलोमीटर की एक नई रोड बनाई गई है लिपुलेख दर्रे के पास से। तो जिस कैलाश मानसरोवर में जाने के लिए 3 हफ्ते लगते थे, उसे इस नए मार्ग से सिर्फ 1 हफ्ता ही लगेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रोड बनाई गई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम बंगाल वाले रीजन में, मतलब जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमारे टाइगर सुंदरवन वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। पहले 88 थी, अब 96 हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सुंदरवन कहाँ पर आता है भाई? सुंदरवन आता है हमारे पास भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें से एक जगह पर आता है। याद रखिएगा 35 हॉटस्पॉट है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से 4 भारत देश में आते हैं। पहला हिमालय वाला क्षेत्र, दूसरा वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा सुंदरवन और अंडमान निकोबार वाला एरिया। तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए भाई, रक्षा मंत्री ने क्या किया? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9,500 पदों को समाप्त कर दिया है। किसकी सिफारिश में? लेफ्टिनेंट जनरल बी.डी. शेकातकर समिति बनाई गई थी सन 2016 में 11 सदस्यीय। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की है जिन्हें सरकार ने मान लिया है और धीरे धीरे उस दिशा पर वो काम कर रही। आपके लिए महत्वपूर्ण है बी.डी. शेकातकर डिफेंस की समिति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा में एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री युवा योगा युग योजना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है भाई। लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं कॉलेजेस के, उनको पैसा दिया जाएगा स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने साझेदारी करी है नीलसन के साथ में और डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट में पहली बार कहा है कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग या इंटरनेट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। तो देखिए एकदम से टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, सुअर इससे प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बनाए गए हैं जिनका नाम है राहुल देव। इसके अलावा एमएसएमई मंत्री या मंत्रालय के द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। क्यों? ताकि एमएसएमईज को वैश्विक स्तर प्रदान किया जा सके। एमएसएमईज के जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास के द्वारा एक रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है सुंदरम वेंटागो। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट घोषणा की गई है सीएपीएफ के द्वारा कि जितनी भी सीएपीएफ की कैंटीन्स हैं उनमें केवल स्वदेशी ब्रांड ही मिलेगा 1 जून 2020 से। किस अभियान के तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है भारत देश के पास, है ना, 10 लाख के आसपास। तो ये महत्वपूर्ण आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एक नए फोरम की स्थापना करी है जिसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, है ना। चावल के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए इस फोरम की स्थापना की गई है। आपको पता होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो है लगूना फिलीपींस में। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में और मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें भारत देश के वे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। नेक्स्ट देखिए भाई, एक अवार्ड है, एक ट्रॉफी है, वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, है ना। यह दी गई है किसको? लेफ्टिनेंट कमांडेंट अक्षय कुमार को। क्यों दी जाती है यह एक मैरीटाइम क्या होता है, वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है नेवी से संबंधित, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रणनीति का प्रदर्शन करता है उसे यह अवार्ड दिया जाता है। 2013 से इसकी शुरुआत
की गई थी। तो आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें वो नेवी के अफसर बने थे, तो आप उसी से याद कर लीजिए। यह हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी दी गई है लेफ्टिनेंट कमांडेंट अक्षय कुमार को। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम रखा गया गोल, है ना, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसमें 5,000 युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने की बात कही गई है, जिसके लिए कोलैबोरेशन किया था जनजातीय मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दियामर भाषा डैम। बहुत महत्वपूर्ण है यह, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दियामर भाषा डैम। यह गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान चाइना की मदद से बना रहा है। ये बहुत बड़ा डैम बना रहा है, 272 मीटर का ग्रेविटेशनल एक डैम बनाया जा रहा है। और किस नदी पर बनाया जा रहा है? सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है दियामर भैंसा डैम किस जगह पर स्थित है और किस नदी पर बन सकता है? तो गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके में और सिंधु नदी पर यह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया है? एक समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया हायर एजुकेशन में गुणवत्ता को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और परियोजना देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनने की संभावना है, वह है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें क्या हो गया है? ये फिर से टल गया है। इसमें भारत देश की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, इन्होंने अपना निर्णय फिर से टाल दिया है। रीज़न यही है कि 1,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल क्या होंगे? डूब क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इसीलिए यह एडवाइजरी कमेटी बार बार उसे मना कर दे रही है। एडवाइजरी कमेटी ये काम करती है फॉरेस्ट वाली, वन मंत्रालय के तहत। वन मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिएगा, यह दिबांग परियोजना अगर बन जाती है तो यह भारत देश का सबसे ऊंचा डैम होगा और भारत देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। 278 मीटर लंबे डैम की यहाँ पर बात की जा रही है। यह दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग नदी पर बनेगी और दिबांग नदी आती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी आधारशिला ऑलरेडी 2008 में मनमोहन सिंह के द्वारा रखी जा चुकी है, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है तो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक डिजिटल एजुकेशन बहुआयामी पहुंच बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है PM ई विद्या कार्यक्रम। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए चक्रवाती तूफान। 2 चक्रवाती तूफान मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल से टकराने वाला है, इसके लिए NDRF की टीमें अलर्ट हो गई हैं, है ना। NDRF के प्रमुख कौन है? SN प्रधान। ठीक है भाई, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। अम्फान नाम दिया गया है थाईलैंड देश के द्वारा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अम्फान तूफान कहाँ पर आ रहा है? बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में। बंगाल को और बांग्लादेश को सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है और थाईलैंड से नाम लिया गया। एक और तूफान है जिसका नाम है आर्थर। आर्थर तूफान आ रहा है कैरोलिना तट पर। कैरोलिना कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई गुजरात, है ना। गुजरात ने क्या किया है? गुजरात ने यह कहा है कि जितनी भी होम डिलीवरी की जाएगी अहमदाबाद में, उसमें जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। गुजरात के CM है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट चलिए इटली, है ना। इटली की एक टेक्नोलॉजी वाली संस्था है, इट मीन्स इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक ब्रेसलेट बनाया जिसका नाम है आई फील यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IIT इटली, है ना, मतलब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ इटली के द्वारा एक ब्रेसलेट बनाया गया जिसका नाम है आई फील यू। इससे क्या होगा? यह एक रेडियो सिग्नल से संबंधित एक डिवाइस है, GPS से रिलेटेड डिवाइस नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये आपको ब्रेसलेट बताएगी कि आप किसके नज़दीक जाएं और किसके नज़दीक ना जाएं। इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, इतावली लीरा यहाँ पर उपयोग की जाती है और यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो ट्रेडिंग। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भारत देश में खाद्य और पेय पदार्थों को खाद्य और पेय पदार्थों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए डॉट पे कंपनी से समझौता किया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है KVGB, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक ऋण योजना लाए हैं ये, जिसका नाम है विकास अभय ऋण योजना। कोविड-19 से जो व्यवसायिक गतिविधियां बाधित हो गई हैं उसी को देखते हुए इन्होंने 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन देने के लिए यह योजना लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, RBI के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया एक और बैंक का, यह है CKP कोऑपरेटिव
बैंक है ना, मुंबई का बैंक था, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको याद होगा एक समय पर अभी कुछ दिन पहले ही मापुसा कोऑपरेटिव बैंक गोवा के, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास रशिया। रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने कहा है कि वह 2020 के अंत तक एक अर्टिका M1 है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्टिका M1 क्या करेगा, लॉन्च करेगा। किससे लॉन्च करेगा, सोयूज 2 1B कैरियर रॉकेट के द्वारा। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अर्टिका M1 क्या है, ये एक रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्यों छोड़ रहा है ये जो आप देख रहे हैं आर्कटिक वाला रीजन है, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, जो बर्फ है वो पिघल रही है। इसीलिए वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यह अर्टिका 1 रशिया के द्वारा उत्तरी ध्रुव में छोड़ा जा रहा है। स्पेशली सिर्फ आर्कटिक क्षेत्र के वेदर फॉरकास्टिंग के लिए रशिया के द्वारा यह भेजा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बर्फ पिघलती है गर्मी बढ़ने की वजह से, तो वहीं से वहीं मतलब उत्तर से उत्तर में ही ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा भारत वाले रीजन से, या जो दक्षिण वाला जो पानी का रूट है वहाँ से आना जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा उलटफेर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है भाई, रशिया की राजधानी कैपिटल है, रूबल इसकी करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, पुलित्जर पुरस्कार। काफ़ी लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, पत्रकारिता से संबंधित हैं, आप जानते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए 3 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि एसोसिएटेड प्रेस से संबंधित हैं, जिनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। लॉकडाउन के समय पर कश्मीरी क्षेत्र में कुछ फोटोज इन्होंने ली थी, उन्हीं से संबंधित यह इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। ठीक है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। नेक्स्ट देखिए भाई, एमईओ ने क्या किया है, केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या किया है, इन्होंने केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। क्यों किया है, आपको पता है बैंक में बार बार केवाईसी करवाने के लिए जाना पड़ता है, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको भी जाना पड़ता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्या करिए, बैंक आपको ना जाना पड़े, फिजिकली आपको केवाईसी ना करवानी पड़े, ऑनलाइन ही आप कर लें। इसीलिए यह प्लेटफॉर्म रखा गया है एमईओ के द्वारा। ठीक है भाई, आरबीआई के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे कुछ दिन पहले, उसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि 33 मिलियन विस्थापन 2019 में देखा गया है। देखिए आप कितना बड़ी मात्रा में, 33 मिलियन का मतलब है लगभग 3.25 करोड़ लोग आसपास क्या है, विस्थापन का शिकार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फेसबुक ने क्या किया है, ओवरसाइट बोर्ड है ना, एक ओवरसाइट बोर्ड का गठन किया है। किसके लिए, आपको पता है कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हमेशा बीच बीच में आ जाती हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हीं को हटाने के लिए 27 देशों के 20 लोगों का एक ओवरसाइट बोर्ड का निर्माण इन्होंने किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं, मीडिया के लोग हैं। तो बहुत एक प्रीशियस, बहुत बड़े बड़े लोगों की एक कमेटी बनाई है फेसबुक ने। फेसबुक किसकी है, मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट देखिए भाई, सहकारी बैंकों में भी लागू होगा सरोफेसी एक्ट, यह कहा है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता है कभी कभी बैंक कुछ संपत्ति रखते हैं, उसके एवज में लोगों को ऋण देते हैं, लोग ऋण चुका नहीं पाते हैं तो संपत्ति एनपीए घोषित हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और सरोफेसी एक्ट लागू ना होने की वजह से सहकारी बैंक उसे नीलाम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वह उसे नीलाम कर सकेंगे और अपने एनपीओ को कुछ कम कर सकेंगे। ठीक है भाई, तो यह था बहुत महत्वपूर्ण क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करी है, जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। इसमें भारत देश का नंबर आया है 115 देशों की सूची में 74। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर है जिनेवा में, क्लाउड शॉब इसके अध्यक्ष हैं। पहला नंबर आया था इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन का, भारत का कौन सा आया, 74। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए भारत देश के द्वारा कुछ मिशन चलाए गए थे, 3 मिशन बहुत प्रमुख हैं, हम देख लेते हैं। पहला चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें कोरोना की वजह से जो लोग विदेशों में फंस गए उनको लाने के लिए 2 जहाज भेजे गए थे, एक था आईएनएस जलस्व और एक था आईएनएस मगर। ये मालदीव भेजे गए थे। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है भाई, 1965 में आज़ादी मिली थी और इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के
प्रधानमंत्री हैं। तो दो दो यान हैं, फिर से याद रखिएगा, INS जलस और INS मगर। इसके अलावा एक वंदे भारत मिशन भी क्या लॉन्च किया गया था। ये एयर रूट का मिशन है, मतलब एयर रूट से विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाना। मंत्री कौन है हमारे एयर वाले, वो है हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा एक मिशन सागर चलाया गया था, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिशन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन के जो छोटे छोटे 5 देश हैं द्वीपी वाले, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, वहाँ पर एक हमने जहाज भेजा है INS केसरी, इंडियन नेवल शिप केसरी, जिसमें 2 डॉक्टरों की टीम भी है और कुछ सामान भी है जो वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करेगी मानवता के आधार पर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम 2 अवार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला तो अवार्ड है भाई स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। स्काई ट्रैक पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये हवाई अड्डों से संबंधित है। तो भारत और मध्य एशिया वाले रीजन में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा 2020 के लिए चुना गया है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फेज जो ग्राहकों का फीडबैक है उस आधार पर यह डिसाइड किया गया है। तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा देखिएगा एक और पुरस्कार है, वो है डाइस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाइस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये क्यों दिया जाता है, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के साथ रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें यह दिया जाता है। तो 2020 में 17 पत्रकारों को दिया गया है। विशेषता इस बार ये थी कि कोविड-19 महामारी में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिना डरे बिना सहमे, उन पत्रकारों को यह दिया गया, 17 पत्रकारों को दिया गया है। 17 में से आपके लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय है, उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, डाइस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई WTO के प्रमुख हैं हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रॉबर्ट अजेवेदो। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त को ये अपने पद से क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे। ये अमेरिका के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अगले साल 2021 तक का इनका कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल चल रहा था ये, लेकिन दबाव की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये पद से, प्रमुख के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है भाई। 2013 से कंटिन्यूटी में अध्यक्ष बने हुए थे। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको अभी बताया इजराइल में जो नए नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के यह बने हैं, ठीक है भाई। बेनी गेट्स से इन्होंने समझौता किया है। आपको याद होगा कि इजराइल में इस बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए इन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। 18 महीने का गठबंधन हुआ है। इट मीन्स बेंजामिन नेतन्याहू अभी प्रधानमंत्री बने हैं और बेनी गेंट्स है ना, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो अभी रक्षा मंत्री बने। 18 महीने के बाद बेनी गेंट्स प्रधानमंत्री बनेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजरायली शेकल यहाँ की करेंसी है और यहाँ की एक रोड का नाम रखा गया है, कौन सी, टैगोर स्ट्रीट, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई भारतीय तटरक्षक बल। पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल तरीके से कमीशन्ड किया गया है किसी ICGS के जहाज को। ICGS मतलब इंडियन कोस्टल गार्ड शिप को, जिसका नाम है ICGS सचेत। कोरोना की वजह से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, राजनाथ सिंह ने दिल्ली से बैठे बैठे ही जो नाव है उसका जलावतरण कर दिया, उसे जल में उतार दिया ICGS सचेत को, है ना। तो ये पहला अवसर है, इसलिए आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको पता होगा डिफेंस के में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें FDI ऑटोमेटिक रूप से 74% बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, है ना, इसका भी अनावरण कर दिया गया है भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सके और ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित कर सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, हम कुछ बुक्स देख लेते हैं। मई में हमारे पास सबसे पहली बुक है महत्वपूर्ण, वो है विजयंत एट कारगिल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विजयंत एट कारगिल बुक, द लाइट ऑफ अ कारगिल हीरो, है ना। मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र दिया गया था। इनके जो पिताजी हैं कर्नल VN थापर और जो इनकी पुत्री हैं नेहा द्विवेदी, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली। यह आपको पता है कि यह ब्रिटेन से संबंधित है। बर्किंघम पैलेस के 2 शाही पत्रकार हैं, ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डूरंट, इनके द्वारा यह लिखी गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन, है ना, चार्ल्स के जो छोटे वाले बच्चे हैं उनकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। यह फांग के द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक आपसे 100% पूछे जाने की संभावना
बनती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कुछ स्पोर्ट्स से देख लेते हैं भाई। संदीप कुमारी डिस्कस थ्रोवर है, चक्का फेंक वाली महिला एथलीट है। इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वाडा के द्वारा। इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें जो बेस्ट ओडीआई जो मैन में बने हैं वो बने केन विलियमसन, और बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ वुमेन बनी है सूजी बिट्स। ठीक है, वैसे ही T20 में बेस्ट मैन प्लेयर है रॉस टेलर, और T20 में बेस्ट फीमेल प्लेयर है सोफी डेवाइन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स दोनों ने मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर एक आइडियाथॉन वेबिनार का आयोजन किया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था। 18 साल की अवधि है और 5 राज्य इससे मुख्यतः संबंधित है, जहाँ जहाँ से गंगा नदी बहती हैं, और इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, पीटर एबडन, ये स्नूकर के चैंपियन थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने गेंद चमकाने के लिए थूक का उपयोग, लार का उपयोग और पसीने के उपयोग पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आप देखते हैं क्योंकि कोरोना फैल जाता है मुंह से लगाने में, और गेंद को एक साइड से क्या करते हैं लोग चमका देते हैं, ताकि जो स्विंग है वो बहुत आसानी से मिल सके। एक हिस्सा बिल्कुल चमकता है और एक हिस्सा खुरदुरा रखा जाता है, इसीलिए यह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। पहला बोर्ड है ऐसा करने वाला, इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूसुफ होसम, मिस्र के यह टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया गया है, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है मैच फिक्सिंग और करप्शन के आरोप की वजह से। नेक्स्ट देखिए भाई, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, आपको याद होगा पिछले साल मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रमुख बनाए गए थे कुमार संगाकारा, और कुमार संगाकारा ऐसे पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे जो इस मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रमुख या अध्यक्ष बने थे। इस साल फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का इतिहास बहुत पुराना है। 1787 में इसकी स्थापना की गई थी और लंदन में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इनके अध्यक्ष हैं, आपको पता भारतीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया मई 2021 तक, है ना भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। लॉजेंस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और थियरी व्हील इसके CEO हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश PSC में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है इसकी दीपा मलिक, है ना। दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं, आपको पता है, और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये अध्यक्ष का चुनाव जीत चुकी हैं। और भारत का जो स्पोर्ट्स कोड है वह यह कहता है कि कोई भी एक सक्रिय एथलीट जो अभी खेल रहा है वह किसी भी संस्थान में ऐसा कोई पद धारित नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष बनते समय ही अपने एफिडेविट में अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। सार्वजनिक तौर पर घोषणा इन्होंने अब करी है। आपको याद होना चाहिए, दीपा मलिक हरियाणा से आती हैं। 2012 में यह अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी हैं, है ना। 2014 में प्रेसिडेंशियल रोल मॉडल अवार्ड जीत चुकी हैं। 2017 में पद्मश्री जीत चुकी हैं, और बहुत सबसे महत्वपूर्ण 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। पहली महिला पैरा एथलीट हैं जिन्हें यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2019 में बजरंग पूनिया को भी इन्हीं के साथ में यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो यह भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए भाई, हमारे पास है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इनके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है फेड कप हर्ट अवार्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है फेड कप हर्ट अवार्ड, और यह कई लोगों को दिया गया है, और एशिया और ओशिनिया जोन से यह दिया गया है सानिया मिर्जा को। और सानिया मिर्जा फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्यों दिया गया है, मां बनने के बाद, क्योंकि उन्होंने फिर से टेनिस में सफल वापसी करी है इसलिए, है ना। इसके अलावा फीडे ऑनलाइन, आपको पता है जब से कोरोना लगा है तो ऑनलाइन गेम्स खेले जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है चेस। तो फीडे का chess.com ऑनलाइन नेशन कप आयोजित किया गया था, जिसे चाइना ने हरा दिया है USA को। 6 ही बस पार्टियां खेल रही थी, 6 देश, इसमें विजेता रहा चाइना। हालांकि फाइनल 2-2 से ड्रॉ हो गया था, लेकिन क्योंकि अंक तालिका में शीर्ष पर था चाइना, इसलिए उसे विजेता घोषित कर दिया गया। पहले नंबर पे चाइना आया, दूसरे में USA, तीसरे में यूरोप, चौथे में रशिया, पांचवें में भारत, और छठवें में जो सारे के सारे शेष देश थे, शेष विश्व था, उसे यहाँ पर रखा गया, है ना।
चलिए कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। नियुक्ति में सबसे हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख से संबंधित। सबसे पहले आई है PSEB, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। इसके प्रमुख बनाए गए हमारे राजीव कुमार, है ना। जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं भारत देश में उनके लिए सिफारिश करता है यह PESB। नेक्स्ट देखिए, यूएसए की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बनाए गए हैं भारतीय कर्नाटक के क्रिकेटर, इनका नाम है J अरुण कुमार। इसके अलावा UN संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं TS त्रिमूर्ति, यह IFS अधिकारी है 1985 बैच के, ठीक है भाई। इसके बाद PNB हाउसिंग बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए नीरज व्यास, ठीक है। सिर्फ 8 महीनों के लिए बनाए गए ये अंतरिम रूप से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हुडको के जो प्रेसिडेंट हैं और MD बनाए गए हैं वो बनाए गए शिवदास नीला, ठीक है। ये IAS अधिकारी है 1989 बैच के। इसके अलावा IMMA है ना, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसके प्रमुख बनाए गए हैं बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के MD CEO पुनः नियुक्त कर दिया गया है N कामाकोडी को, है ना। हुवाई टेलीकॉम इंडिया के CEO बने डेविड ली। सबसे प्रमुख है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है संजय कोठारी को। इसके अलावा एक सतर्कता अधिकारी बने हैं सुरेश N पटेल। आपको पता है सतर्कता जो आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य कमिश्नर होता है, 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। तो मुख्य कमिश्नर बनाए गए संजय कोठारी और एक अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं सुरेश N पटेल। एक पहले से कमिश्नर हमारे पास ऑलरेडी प्रमुख है, मतलब नियुक्त हैं, जिनका नाम है शरद कुमार। संथानम समिति की सिफारिश पर इस CVC की स्थापना की गई थी। और पहले CVC कौन थे भारत देश के? निट्ठूर श्रीनिवास राव। नेक्स्ट देखिए भाई, राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी, 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा MTNL के CMD बनाए गए हैं जो BSNL के ऑलरेडी CEO हैं पहले से, इनका नाम है PK पुरवार, है ना। नेक्स्ट देखिए केयर रेटिंग, है ना, इनके MD CEO बनाए गए हैं अजय महाजन। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD CEO बनाए गए हैं विनीत अरोड़ा, ठीक है। और पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा, इसीलिए यूनियन बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विरूपाक्ष मिश्रा। कर्नाटका बैंक के जो MD CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बनाए गए पराग राजा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के बनाए गए MD CEO अनामिका रॉय राष्ट्रवर, है ना। ये भारत की बड़ी जनरल कंपनी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की ये MD और CEO बनने वाली पहली महिला है ना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अभी तक रवीश कुमार थे और अब बनाए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। इसके अलावा नेस्कॉम बहुत महत्वपूर्ण है, नेस्कॉम के वर्ष 2020 और 21 के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रवीण रॉय और उपाध्यक्ष बनाई गई हैं रेखा मेनन। नेक्स्ट चलते हैं हम नियुक्ति में। नेक्स्ट देखिए इराक के प्रधानमंत्री बने मुस्तफ़ा अल कमीदी, है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा अल कमीदी, है ना। ये नेशनल खुफिया जो वहाँ की सेवा थी वहाँ के प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनना चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, इसके प्रमुख बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के लीडर हैं। आपको पता है 22 लोग होते हैं इस समिति में, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य, है ना, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं DPS नेगी, है ना। इसके अलावा RBI के सेंट्रल बोर्ड, है ना, के डायरेक्टर बनाए गए हैं तरुण बजाज। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनाए गए इंदु शेखर चतुर्वेदी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव बने हैं आनंद कुमार। CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो IAS बने हैं मनोज आहूजा। CPCB बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश लोक सेवा में क्वेश्चन बन चुका है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? शिवदास मीणा, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। UPSC की सेक्रेटरी बनी है वसुधा मिश्रा। अध्यक्ष आपको पता है अरविंद सक्सेना। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की DG बनी है V विद्यावती। और जम्मू और कश्मीर बैंक के जो प्रमुख बनाए गए हैं वो बने हैं कौन? अध्यक्ष कौन है? RK छिब्बर। और MD बने हैं जुबैर इकबाल, है ना। चलिए कुछ मध्य प्रदेश के भी देख लेते हैं करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश में एक स्कीम आई है, आपको पता है, डोर टू डोर मध्याह्न भोजन योजना। आपको पता है यह एक बहुत पुरानी योजना है ना, मध्याह्न भोजन वाली। उसमें एक नया शब्द जुड़ा है डोर टू डोर। इट मीन्स क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, डोर टू डोर मध्याह्न भोजन, है ना, भोजन का राशन
पहुंचाने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। इसका मतलब है मध्याह्न भोजन में जो अनाज का उपयोग किया जाता था, अब क्योंकि स्कूल क्या है बंद है, इसीलिए उन अनाज को घर में पहुंचाया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा, स्थानीय शिक्षकों के द्वारा। लगभग 56 लाख बच्चों को घर पर अनाज पहुंचाया जाएगा। ऐसा करने वाला, इस तरह का कार्यक्रम चलाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। इसीलिए यह प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा बनती है, वो भी मध्य प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाई गई हैं कौन, वीरा राणा। आईएएस अधिकारी हैं 1988 बैच की। इसके पहले थे वीएल कांता राव, ये प्रतिनियुक्ति में गए हैं कहाँ पर, केंद्र में, इसीलिए अब ये नई जिम्मेदारी मिली है वीरा राणा को। यह है मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। पहले कौन थे चीफ इलेक्शन ऑफिसर मध्य प्रदेश के, वो थे एनबी लोहानी, है ना। नेक्स्ट देखिए, संजीवनी वाहन नाम का भी एक वाहन चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक टॉप पेरेंट ऐप चलाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। संकल्प योजना चलाई गई है ना, उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए। एफआईआर आपके द्वारा, यह देश में पहली तरह की ऐसी योजना है कि आपको पता है डायल 100 वाले वाहन चलते, उसी में एक कांस्टेबल को बिठाल दिया जाएगा, हेड कांस्टेबल को, और वो घर पर ही क्या करेगा, आपके एफआईआर लिख देगा, है ना। 23 पुलिस स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह चलाया जा रहा है। इसके अलावा डायल 112 सेवा चलाई जा रही। तत्काल आपको एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो तो आप डायल 112 चला सकते हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस में जो प्रॉपर्टी खरीद है उसमें गाइडलाइंस के अनुसार 5% की छूट दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने 30 जून तक, ताकि लोग प्रॉपर्टी खरीदें और पैसा का क्या हो, फ्लो बना रहे, है ना। चलिए कुछ कोविड से संबंधित भी देख लेते हैं। कोविड में आपको याद होगा भाई NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या प्रोग्राम किया था, एक यश प्रोग्राम जारी किया था, यश कम्युनिकेशन प्रोग्राम। यश का फुल फॉर्म था ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको याद है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, है ना, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2015 को की गई थी। तो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक आयुर्रक्षा कैंपेन चलाया था। आयुर्रक्षा कैंपेन, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आयुर्वेद का उपयोग करके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा था, ठीक है भाई। इसके अलावा एक दिल्ली पुलिस के द्वारा ही थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर जारी किया गया था, ताकि 15 मीटर की दूरी से आपका तापमान लिया जा सके और पुलिस वाले नज़दीक में ना जाएं। और एक ड्रोन भी लॉन्च किया गया था जिसमें कैमरा भी लगा था और लाउड स्पीकर भी लगा था, ताकि दूर से क्या अनाउंसमेंट भी की जा सके और दूर से देखा भी जा सके कि कहीं पर कौन सी कैसी गतिविधियां हो रही हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए अतुल्य, है ना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा यह अतुल्य एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर बनाया गया था, है ना। इसमें आप कोई चीज़ रख देंगे तो वो क्या होगी, उसको 3 किलो तक की सीरीज कोई नॉन मेटलिक हो तो माइक्रोवेव की तरह काम करता है, कोरोना फ्री हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक इलेक्ट्रोस्टेट कीटाणुरोधन मशीन भी बनाई गई थी, CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के द्वारा, है ना। तो ताकि कीटाणुरोधन किया जा सके और वायरसेस किसी चीज़ से हटाए जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से या इसकी 50वीं वर्षगांठ पर कोविड कथा भी एक ऑनलाइन बुक टाइप की लॉन्च करी थी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया गया है, ये जो हर साल दिया जाता है, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, और यह दिया गया है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है यह। इसके अलावा देखिए DRDO ने क्या किया है, DRDO ने एक LASTEC लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण है यह, एक UV क्या है डिसइंफेक्शन एक टावर बनाया है जिसका नाम रखा है UV ब्लास्टर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, DRDO की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली के द्वारा एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया गया जिसका नाम है UV ब्लास्टर। ये आपके कमरे को 12x12 के कमरे को क्या कर देगा, वायरसेस को खत्म कर देगा, ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार ने अन्य राज्य के लोग जो उनके पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं उनको बाहर भेजने के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च
किया है। और एक और लॉन्च किया है, एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है मातृ स्मृति योजना। 5000 हेक्टेयर के आसपास जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है भाई। इसके अलावा आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की सरकार को $145 मिलियन क्या है ऋण भी मिला, प्राप्त हुआ है दामोदर घाटी क्षेत्र में क्या है काम करने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आईसीएमआर ने इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से समझौता किया था टेस्टिंग किट की आसानी से डिलीवरिंग हो सके इसलिए। और आईसीएमआर ने भारत बायोटेक से समझौता किया था वैक्सीन को विकसित करने के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने क्या किया है एक स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार करी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको याद होगा भारत देश का पहला कोरोना फ्री स्टेट बना था गोवा, है ना। वैसे ही यूरोप का पहला कोरोना फ्री नेशन बन गया स्लोवेनिया की राजधानी लिजुबानिया। यूरो यहाँ की करेंसी है और जनेजा जनाजा यहाँ के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना बनती है ना, स्लोवेनिया। नेक्स्ट देखिए भाई, फर्स्ट टेस्टिंग मशीन जो कोविड-19 के लिए भारत के द्वारा विदेश से खरीदी गई है, याद रखिएगा ये सिर्फ टेस्ट किट नहीं खरीदी, पूरी मशीन ही खरीद ली है। इसका नाम है कोबाज 6800। ठीक है। और यह लगाई गई है नेशनल सेंटर फॉर डिवाइस कंट्रोल, है ना, नई दिल्ली में, है ना। नेक्स्ट देखिए एम्स भोपाल ने एक दवाई का टेस्ट किया था कोरोना मरीज पर जो कुछ रोगियों को दी जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम W। तो ये सक्सेसफुल रही है, तो लोग देख रहे हैं कि शायद ये काम आ जाए, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो एक दवाई इनको दी जाती है, कौन सी, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, है ना, और एक ये दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है मूडीज, है ना, मूडीज ने क्या कहा था, मूडीज ने कहा था कि भारत देश की इस साल की ग्रोथ रेट रहेगी 0%। तो याद रखिए ये 0% वाला आपसे पूछा जा सकता है। फिच ने कहा था भारत देश की ग्रोथ रेट रहेगी 0.8%। SBI ने कहा था 2.6 रहेगी। क्रिसिल ने कहा था 1.8 रहेगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा था 1.8 रहेगी। इंडिया रेटिंग ने कहा था 1.9% रहेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, आपको याद होगा मोदी किचन की शुरुआत करी थी किसने, तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने जो रिटायरमेंट की एज है वो घटाकर कर दी है 59 ईयर्स। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि मतलब 58 ईयर्स थी, सॉरी, उसको 59 ईयर्स कर दिया है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नासा के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है वीटेल, VITAL, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेस लोकल, है ना। तो ये एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है, ठीक है, किसके, नासा के द्वारा। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा हब्बल टेलीस्कोप के भी 30 साल पूरे हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण था, एडविन P हब्बल के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था, जो धरती की बाहरी कक्षा में अभी भी विद्यमान है। इसके अलावा देखिए UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी गुडविल एम्बेसडर पहले से हैं दिया मिर्जा, इन्हीं का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, और एंगर एंडरसन इसके हाल फिलहाल में प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। WWF के पर्यावरण और शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे विश्वनाथन आनंद, में आपको बता चुका हूँ। MHRD का एक प्रोग्राम था, आपको याद होगा, भारत पढ़े ऑनलाइन। इसके अलावा इन्होंने एक और लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है विद्यादान 2.0, है ना। एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है विद्यादान 2.0, और इसके तहत एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दीक्षा ऐप। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक तो विद्यादान 2.0 ई लर्निंग क्या प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम है ये एक, है ना, और उसी के तहत दीक्षा ऐप। तो यह आपसे दीक्षा ऐप पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है ना। तो आप क्या करिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है भाई। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई, देखिए SBI के द्वारा कोरोना के लिए एक पॉलिसी इनॉग्रेट की गई है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। आपको याद होगा भारत देश की पहली कंपनी जिसने बिना किसी प्रीमियम के अपने ग्राहकों को और एजेंट्स को बीमा दिया था कोरोना से संबंधित, वो थी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लेबर लॉज को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी राहत ऐप लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश
में उत्तर प्रदेश में देश का ऐसा पहला क्या सरकारी अस्पताल बना था जहां पर कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। कौन सा हॉस्पिटल था वो? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, है ना। इसके अलावा प्लाज्मा थ्योरी का भी यहाँ पर क्या किया गया? प्रत्यक्ष मतलब डॉक्टर के ऊपर यह टेस्ट की गई है, वो डॉक्टर ठीक भी हो गए हैं, है ना। और टीम 11 का भी निर्माण किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित हम एक और देख लेते हैं। आपको पता था फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत देश में होना था 2020 में, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। तो अब ये होगा 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021 में। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार ये आयोजन भारत देश में किया जा रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, HDFC बैंक के द्वारा एक गीत जारी किया गया है जिसका नाम है #हम हार नहीं मानेंगे, है ना। AR रहमान ने इसका गीत दिया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि फीफा के द्वारा भी एक वीडियो संदेश जारी किया गया था जिसका नाम था #We will win, और BCCI के द्वारा एक लॉन्च किया गया था वीडियो जिसका नाम था टीम मास्क फोर्स, है ना। यह क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। IIT हैदराबाद के द्वारा एक जीवन लाइट, एक सस्ता ऐप सपोर्टेड वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था, तो यह भी महत्वपूर्ण है ना। एसोचैम के द्वारा इंडिया और बांग्लादेश की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, यह भी हमारे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं, कुछ GI टैग दिए गए थे, कुछ GI टैग देख लेते हैं। GI टैग दिए गए हैं, तेलंगाना के जो नेलिया रुमाल है इसे GI टैग दिया गया है। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, इसे GI टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर, इसे GI टैग दिया गया है। कोविलपुट्टी की कदली मितई, इसे GI टैग दिया गया है। गोरखपुर का टेराकोटा जो मिट्टी का आर्ट है उसे दिया गया है। और मणिपुर का काला चावल जिसे चा खाओ कहा जाता है, इसे भी GI टैग दिया गया है। अंततः हम निधन देखते हैं और इस सीरीज को खत्म करते हैं। निधन में देखिए भाई, निधन हुआ है सबसे पहले चुन्नी गोस्वामी, ये फुटबॉलर कप्तान थी, है ना। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये इन्होंने रणजी भी खेला था भारत की तरफ से, है ना, तो इनका ठीक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हेमा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ये गांधीवादी विचारक थी, पद्मश्री से सम्मानित थी, असम की, इनका निधन हो गया है। डेनिस गोल्डबर्ग रंगभेदी कार्यकर्ता थे, ये क्या थे? श्वेत थे, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब रंगभेदी में श्वेत कार्यकर्ताओं में अकेले थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ क्या है 22 साल जेल में भी रहे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं डेनिस गोल्डबर्ग। इसके अलावा KS निसार अहमद, इनका निधन हो गया है, कन्नड़ के कवि थे। AK त्रिपाठी भारतीय लोकपाल के सदस्य थे, है ना, न्यायिक सदस्य, इनका निधन हो गया है। रोनाल्ड विवियम स्मिथ इतिहासकार और लेखक थे, भारतीय बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, इनका निधन हो गया है। दलित इझिला मलाई एक्स मिनिस्टर थे ये, और राष्ट्रपति के सेना पदक विजेता थे, इनका निधन हो गया। रॉब गिब्सन डायरेक्टर और पिक्चर एनिमेटर थे, कहानीकार थे, है ना, इनका निधन हो गया है। पंडाया कोटप्पा, है ना, इनका निधन हो गया। हरिशंकर वासुदेवन इतिहासकार थे, इनका निधन हो गया है। लिटिल रिचर्ड रॉक एंड रोल के जनक कहे जाते थे, इनका निधन हो गया। राजा रंगप्पा, है ना, यह पूर्व क्या है सांसद, इनका निधन हो गया था। शरीफ अंसारी टीवी अभिनेता थे, क्राइम पेट्रोल के लिए जाने जाते थे, इनका निधन हो गया है। जरी स्टिलर USA के कॉमेडियन थे, इनका निधन हो गया है। मनप्रीत सिंह वालिया भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर थे, इनका निधन हो गया। बेट्टी राइट बहुत महत्वपूर्ण है, ये ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर थे, इनका निधन हो गया है। साई गुंटेवार, है ना, MTV स्प्लिट्सविला के लिए जाने जाते थे एक्टर, इनका निधन हो गया है। प्रोफेसर अनीसुज्जमान साहित्यकार थे, इनका निधन हो गया है। अतः मई के 1 से लेकर 15 मई तक के करंट अफेयर्स हमारे समाप्त होते हैं। अगले 15 दिन के बाद हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे और अगले 15 से लेकर 30 मई तक के करंट अफेयर्स आपसे साझा करेंगे। और हाँ, एक बार नहीं, आप बार बार इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है और एक बार में आपको याद नहीं होगा। बीच बीच में आप सुनते रहिए, अपनी चीज़ों को रिकॉल करते रहिए और मनपसंद पद पर चयनित होइए, यही मेरी आशाएं हैं आप सभी के लिए। देवेंद्र सर की तरफ से धन्यवाद।